एक 19 साल की लड़की, नाम है मनीषा, एक स्कूल टीचर, जिंदगी के शुरुआती रास्ते पर, सपने नए, राहें अभी लंबी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सफर सिर्फ 11 अगस्त तक ही था। और उसके बाद हरियाणा के उस छोटे से गांव की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सन्नाटा फैल गया। सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, जैसे कोई अनसुलझी पहेली हो, ये मौत थी या किसी ने मौत को जानबूझकर बुलाया। क्या वो कभी कल्पना भी कर सकती थी कि उसकी आखिरी सांसें इतनी दर्द भरी और इतनी अंधेरी होंगी कि रात की काली परछाइयां भी शर्म से मुंह फेर ले। इस केस में आगे जो होने वाला है, ये सवाल नहीं बल्कि ये वो जख्म है जो अब तक हरे हैं। और सिस्टम वो तो हर तरह से कोशिश कर रहा है इन्हें दबाने की। फाइलें गायब हो रही है, गवाह चुप हो रहे हैं और मीडिया की सुर्खियां लगातार बदल रही है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम उन अंधेरे कोनों में झांकेंगे जहां पर सच छिपा है, वो नाम उजागर करेंगे जो ऊपर से निर्दोष लगते हैं, और वो सच्चाई बाहर लाएंगे जो शैतान को भी डराए। क्या तुम तैयार हो इस भयानक सफर के लिए? क्योंकि आगे जो आएगा वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गाँव धानी लक्ष्मण। सुबह सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता है। गाँव की गलियों में हल्की सी चहल पहल, खेतों में काम शुरू होने की तैयारी। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो दिन गांव वालों के लिए एक खौफनाक कहानी बनने वाला था। सिर्फ 19 साल की मनीषा हर दिन की तरह अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय के लिए निकली। स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, उनकी हंसी मजाक में शामिल होना उसकी रोज का रूटीन थी। लेकिन उस सुबह हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई अनहोनी इंतजार कर रही हो। लेकिन ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा, ये ना तो मनीषा ने सोची थी, ना ही उसके अपने। दोपहर 1:58 एक सीसीटीवी कैमरा मनीषा की आखिरी झलक कैद करता है। क्लोज वो पास के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने गई थी। उसके बाद बस खामोशी। धीरे धीरे शाम ढलती है, घर में बेचैनी बढ़ती जाती है। दादाजी सोचते हैं शायद देर हो गई होगी, लेकिन वक्त बीतता जाता और ज्यादा डर बढ़ता जाता। देर शाम का वक्त था, करीब 6:15 में संजय का फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर मनीषा का नाम चमक रहा था। संजय ने फौरन कॉल उठाया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ 10 सेकंड की खामोशी और फिर कॉल कट गई। संजय ने दोबारा कॉल किया, लेकिन अब मनीषा का फोन स्विच ऑफ था। संजय को एक अनजाना डर उनके दिल में घर करने लगा। संजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वक्त गवाए बिना वो लोहारू से बस पकड़कर सीधे सिंघनी के उस कॉलेज पहुंचे। अंधेरा गहराने लगा था और कॉलेज का माहौल सन्नाटे में डूबा था। गेट पर खड़े गार्ड से संजय ने पूछा, क्या आज कोई मनीषा नाम की लड़की आई थी? गार्ड ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, नहीं, कोई मनीषा नहीं आई। संजय का शक और गहरा गया। संजय ने फौरन 112 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद पुलिस के साथ वो दोबारा कॉलेज पहुंचे। इस बार उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की, लेकिन कॉलेज स्टाफ ने साफ इनकार कर दिया। उनकी टालमटोल और रहस्यमयी रवैये ने संजय के शक को और पक्का कर दिया। निराश और गुस्से में वो अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने मनीषा के गायब होने की शिकायत दर्ज करने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक सिपाही ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई होगी, 1-2 दिन में लौट आएगी। संजय का खून खौल उठा, लेकिन पुलिस का ढीला ढाला रवैया देखकर वो बेबस हो गए। निराश और टूटे दिल के साथ वो घर लौट आए। 13 अगस्त की सुबह संजय का फोन फिर बजा। दूसरी तरफ एएसआई शकुंतला की आवाज थी, लेकिन जो शब्द उनके कानों तक पहुंचे वे किसी तूफान से कम नहीं थे। आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है। आपको शिनाख्त कीजिए, तुरंत आना होगा। संजय का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उनके पैर कांपने लगे, लेकिन वो बिना एक पल गवाए उस जगह की ओर दौड़े जहां उनकी दुनिया का अंत इंतजार कर रहा था। जब संजय उस खेत में पहुंचे तो जो नजारा सामने था वो किसी डरावे सपने से कम नहीं था। उनकी बेटी मनीषा की लाश वहां पड़ी थी, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी देखकर दहल जाए। चेहरा पूरी तरह से गल गया था, मानो किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। दोनों आंखें गायब थी, जबड़ा साफ दिख रहा था और गर्दन का ज्यादातर हिस्सा जैसे कहीं गया ही नहीं, बस कुछ इंच का टुकड़ा शरीर से जुड़ा था। खबर गांव में आग की तरह फैली। लोग गुस्से और दुख में खेत पर जमा हो गए। हर कोई पूछ रहा था, ये हैवानियत किसने की? लोग चिल्ला रहे थे, मनीषा को इंसाफ दो। पुलिस ने जल्दी जल्दी इलाका सील किया और लाश को भिवानी सिविल हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन भीड़ का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। 14 अगस्त को भिवानी सिविल हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, लेकिन उसने केस को और उलझा दिया। डॉक्टरों ने बताया कि मनीषा की किडनी और आंतों में ऑर्गेनोफॉस्फोरस, एक कीटनाशक के अंश मिले। रेप के आरोप को खारिज करते हुए कहा गया कि
न तो मनीषा के शरीर पर वीर्य के निशान मिले, न ही संघर्ष के कोई निशान। पुलिस ने इस आधार पर निष्कर्ष निकाला कि न तो मनीषा का मर्डर हुआ और न ही रेप हुआ है। ये सुनकर लोग में और भड़क गए। लोगों का शक बढ़ गया। क्या कोई बड़ा रसूख वाला इस खौफनाक कत्ल का असली गुनहगार है, या फिर पुलिस किसी ताकतवर को बचाने की साजिश कर रही है? हर सवाल के साथ रहस्य का काला बादल और गहरा हो रहा था, मानो सच किसी काले पर्दे में छिप गया हो। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक दावा ठोका कि मनीषा का लिखा एक सुसाइड नोट मिला है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। इतने दिन बाद ये नोट कहाँ से टपका? अगर पहले था तो पुलिस ने इसे क्यों दबाए रखा? नोट की लिखावट इतनी साफ थी। क्या कोई इतने दुख में इतना शांत नोट लिख सकती है? गांव वालों का गुस्सा फटने को था। सच क्या है? मनीषा के साथ ऐसा क्यों? और पुलिस की लापरवाही और टाल मटोल ने जैसे आग में घी डाल दिया। और फिर 19 अगस्त को सीएम ने ट्वीट किया कि इस केस को अब सीबीआई जांच करेगी। पर क्या सीबीआई गुत्थी सुलझाएगी या सच हमेशा अंधेरे में रहेगा? सस्पेंस गहराता जा रहा था और कातिल साए की तरह आजाद घूम रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और डार्क और मिस्टीरियस केस देखने के लिए हमारे चैनल फेटल क्लूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।